सभी को नमस्कार। धेनिस्ट क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान बजट जो 2026-27 है, ये कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर जो 5 स्तंभ तक तो हमने कवर कर लिया था। जैसा कि राजस्थान बजट के अंदर टोटल 10 स्तंभ हैं, तो हमने 5 स्तंभ उसमें कवर कर लिए हैं और इस क्लास के अंदर हम ये 6वां स्तंभ से शुरू करेंगे। जिसने नहीं कवर किए हैं तो वो पीछे पीछे वाली जो क्लास है, वो जाकर के आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर 6वां स्तंभ है अपना पर्यटन कला। पर्यटन कला एवं सांस्कृतिक धरोहर है, इसके ऊपर है। तो इसके लिए इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहले तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि सरकार इसके लिए अब तक क्या-क्या काम किया है सरकार ने। जैसा कि यहाँ पर एक तो पर्यटन नीति है 2025 है, वो सरकार लेकर के आई थी पहले, वो लागू की है। एक है फ़िल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। यहाँ पर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म निर्माण का केंद्र बिंदु बनाने के लिए फ़िल्म जो पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, वो लागू है। और एक इसी के लिए एक राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, आरटीसीएफ, इसका गठन किया हुआ है। ये राजस्थान के अंदर अभी तक वर्तमान में ये चीज़ें हैं। अब हम आज इस बजट के अंदर 26 जो 27 का बजट है, इसके अंदर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, वो हम देखते हैं। तो इसमें सरकार जैसे कि कुछ इनके लिए बजट अलॉट किया है, कुछ जगह है, कुछ मंदिर वगैरह हैं, तो ये अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन काफ़ी, क्योंकि 1 साल भर तक ये न्यूज़ के अंदर रहेंगे। तो ये पूछ लिया जाएगा, मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ये जगह कौन-सी जगह, जैसे कि गढ़ पैलेस है, हमें इनको इस संदर्भ में याद करना है। ये कुछ हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ ये किला, पैलेस वगैरह ये हैं, तो ये हमें देख लेने हैं। इसमें हम देखेंगे, देखो, गढ़ पैलेस है, ये कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर है। और जो किराड़ू मंदिर समूह है, ये कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। हालाँकि ये चीज़ें आप स्टैटिक के दौरान जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन इसमें दे रखी हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहेंगी। हम देखेंगे आगे, देखिए, सरवाड़ का किला, ये कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। सुनहरी कोठी है, ये टोंक के अंदर है। इसी प्रकार से एक है, दौसा जिले के अंदर है, बांदीकुई के अंदर, संत श्री दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा ये कहाँ पर है? दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर है ये। इसी प्रकार से एक है सिवाना बालोतरा के अंदर, वीर दुर्गादास पैनोरमा। तो ये वीर दुर्गादास पैनोरमा ये कहाँ पर है? सिवाना बालोतरा के अंदर है, ये याद रखना है। तो एक हो गया अपना हाड़ी रानी पैनोरमा, ये कहाँ पर है? सलूम्बर के अंदर, इनका निर्माण किया जाएगा। ये नए बनने वाले हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। 3 आए हैं, एक तो संत श्री दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई के अंदर, एक वीर दुर्गादास पैनोरमा है सिवाना बालोतरा के अंदर, और एक हाड़ी रानी पैनोरमा है, ये सलूम्बर के अंदर, इनका निर्माण किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है अपना वीर तेजाजी पैनोरमा, ये कहाँ पर बनेगा? खरनाल नागौर के अंदर, यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो वीर तेजाजी पैनोरमा कहाँ पर है? खरनाल नागौर के अंदर। इसी प्रकार से एक है महर्षि दयानंद सरस्वती पैनोरमा, इसका निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ पर है? एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, इसके अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबके सब, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से कुछ मंदिरों के अंदर विकास कार्य किए जाने हैं। ये कुछ मंदिर हैं। मंदिर, हालांकि राजस्थान की जो अपनी कला संस्कृति है, उसके अंदर ये टॉपिक रहता है और अक्सर मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये मंदिर जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, हो गए। इन ये क्या चर्चा में रहेंगे, तो इनमें हमें देख लेने हैं। जैसा कि एक अपना हो गया फुलदेवरा महादेव मंदिर, प्राचीन जो फुलदेवरा महादेव मंदिर, ये अटरू 12 के अंदर है। इसी प्रकार से नईनाथ शिव जी का मंदिर, यह है नईनाथ धाम, जमुआ रामगढ़ जयपुर में, ये हो गया। एक है चामुंड माता मंदिर, पेगोर कुमेर डी डी के अंदर है ये कदम खंडी धाम है, एचरा नदबई, ये भरतपुर के अंदर है। तो कदम खंडी धाम कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। इसी प्रकार से कार्यो वर्णेश्वर महादेव मंदिर है, श्री कार्यो वर्णेश्वर महादेव मंदिर, या फिर इसको श्री, एक है श्री जरनेश्वर मंदिर, है ना? ये मंदिर कहाँ पर है? जालरापाटन झालावाड़ के अंदर। जरनेश्वर वैसे झरने से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि झालावाड़ साइड में बरसात ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से। तो ये जरनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? जालरापाटन के अंदर है। और वो भी एक जगह हो रहा है कयासार, इस जगह झालावाड़ के अंदर। एक है कुलोद माता का मंदिर,
ये है झुंझुनू के अंदर। तो कुलोद माता का मंदिर है आपका झुंझुनू के अंदर। एक है माँ उष्ट्रवाहिनी माता मंदिर। उष्ट्रवाहिनी माता मंदिर ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इसमें देखो उष्ट्र है, ऊंट से संबंधित निकलता है। ऊंट वगैरह ये जोधपुर बाड़मेर इस साइड में होते हैं, पश्चिम राजस्थान के अंदर। तो ये मंदिर जोधपुर के अंदर हो गया। इस हिसाब से इनका थोड़ा निमोनिक्स बना करके भी इनको आप याद रख सकते हैं। एक गाठेश्वर महादेव मंदिर है, ये गाठवा नावा के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर है। और एक है श्री करुणामूर्ति धाम है। श्री करुणामूर्ति धाम बादवासी सुमेरपुर पाली के अंदर। एक मकरमंडी माता जी का मंदिर है जैतारण ब्यावर के अंदर है। एक है पलासिया धाम अपना खंडेला सीकर यहाँ पर है। तो इनके लिए विकास कार्य किए जाने हैं, 10 करोड़ रुपए के लागत से करवाए जाएंगे। तो ये पैसे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा मंदिर कौन सी जगह है, और ये आपको याद रखने हैं। हम आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अपना जो स्तंभ है पर्यटन वाला, छठवां स्तंभ, इसमें अब बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान और किए गए हैं। एक है अपना स्पेशल टूरिज्म जोन STZ, ये विकसित किया जाएगा। तो लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। कौन सी जगह बनाया जाएगा? ये स्पेशल टूरिज्म जोन है, ये आपके खूड़ी जैसलमेर के अंदर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन ये विकसित किया जाना है। और इसी क्षेत्र के अंदर एक कुलधरा में पर्यटन सुविधा केंद्र भी विकसित किया जाएगा। कुलधरा में पर्यटन सुविधा केंद्र भी विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशल टूरिज्म जोन है, ये खूड़ी जैसलमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। एक है बर्ज कन्वेंशन सेंटर। तो बर्ज प्रदेश भरतपुर अलवर वाला भरतपुर साइड का ये है। तो इसी साइड में भरतपुर के अंदर अत्याधुनिक एक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। तो बर्ज कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर? भरतपुर के अंदर है, और 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं और अपने पर्यटन वाला जो ये सेगमेंट है, इसी के अंदर शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। इस योजना के तहत झुंझुनू शेखावाटी के अंदर जो जिले आते हैं, झुंझुनू है, सीकर है, झुंझुनू सीकर और चूरू सीकर, ये हो गए। इन जिलों के 660 जो हवेलियों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 660 हवेलियों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, और इन हवेलियों को यहाँ पर पर्यटन के लिए सुविधाएं विकसित करनी है। और इन हवेलियों की इकाई के रूप में, पर्यटन इकाई के रूप में यहाँ पर इनको बदलना है। और बदलने वाले जो स्वामी वगैरह होंगे यहाँ के, तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया बजट के अंदर। आगामी 2 वर्षों के अंदर इनके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावाटी क्षेत्र है, मतलब झुंझुनू सीकर चूरू, इन जिलों के अंदर 660 हवेलियों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। और इन हवेलियों के लिए पर्यटन इकाई के रूप में इनको परिवर्तित किया जाएगा। इनके जो हवेली के स्वामी हैं, उनको वित्तीय सहायता के रूप में देने के लिए 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया बजट के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक थार सांस्कृतिक सर्किट है, ये बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो थार सांस्कृतिक सर्किट, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर आता है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, मतलब पश्चिम राजस्थान के ये जिले हैं। जैसलमेर आ गया, जोधपुर है, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर, ये इस थार सांस्कृतिक सर्किट के अंदर ये जिले शामिल है। इसके बाद में इस छठे स्तंभ के अंदर हम देखते हैं एक वार म्यूजियम, ये बनाया जाएगा। इसकी स्थापना की जानी है। तो वॉर म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? अपना झुंझुनू के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू के अंदर बनेगा वॉर म्यूजियम। किसके लिए? ये वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों, देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के लिए ये वॉर म्यूजियम बनना है। यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? झुंझुनू के अंदर बनेगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, जो अपनी राजस्थान के अंदर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। इस योजना के अंदर आगामी वर्ष के अंदर 6,000 वरिष्ठ जनों को, ये संख्या है 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग के द्वारा, जो पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल के अंदर है, वहां की यात्रा करवाई जाएगी, तीर्थ यात्रा होगी। और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के माध्यम से विभिन्न जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा करवाई जाएगी। तो एसी ट्रेन के माध्यम से 50,000 की संख्या रखी गई है, और हवाई मार्ग के द्वारा जो पशुपतिनाथ काठमांडू की 6,000 वरिष्ठ जनों की रखी गई है। तो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत ये किया जा रहा है। ये हम आगे सातवां स्तंभ होगा, इससे पहले एक बार इनको रिविजन कर लेते हैं। देखो, छठवां स्तंभ है पर्यटन कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, इस नाम से काफी छोटा है। इसके अंदर ये कुछ मंदिर वगैरह हैं, कुछ स्थान हैं जो इनके लिए बजट एलोकेट किया है, तो ये न्यूज के अंदर रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो, गढ़ पैलेस कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है।
किराड़ू समूह है कहाँ पर है? मंदिर जो किराड़ू समूह है बाड़मेर के अंदर है। सरवाड़ किला अजमेर के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। अक्सर तो ये एग्जाम में आपको पीवाईक्यू के अंदर भी मिल जाएंगे क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। दौसा जिले के जो बांदीकुई के अंदर ये नए कुछ पेनोरमा बन रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संत श्री दुर्लभ नाथ जी का जो पेनोरमा है ये दौसा बांदीकुई के अंदर बनेगा। सिवाना बालोतरा के अंदर अपना वीर दुर्गादास पेनोरमा है आपका। और हाड़ी रानी पेनोरमा बनेगा ये सलूम्बर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। वीर तेजाजी जो पेनोरमा है ये खरनाल नागौर के अंदर बनाया जा रहा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो पेनोरमा है ये एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर उसमें बनाया जा रहा है। आगे हम कुछ मंदिर हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं, एक बार इनको भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि प्राचीन फुलदेवरा महादेव मंदिर अटरू बारा का है। एक नईनाथ शिव जी का जो मंदिर है ये नईनाथ धाम जमुआ रामगढ़ जयपुर में। एक चामुंड माता मंदिर आया था वो है पेगोर कुमेर डी के अंदर। कदमकंडी धाम है ये कहाँ पर है आपका? एंचरा नदबई भरतपुर के अंदर है। एक श्री कार्यो वर्णेश्वर महादेव मंदिर या फिर श्री एक है झरनेश्वर महादेव मंदिर ये कयासरा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। एक है कुलोद माता का मंदिर है झुंझुनू के अंदर। माँ उष्ट्रवाहिनी माता मंदिर ये जोधपुर के अंदर है अपना। घाटेश्वर महादेव मंदिर है ये घाटवा नावा के अंदर। और एक डीडवाना कुछामन में श्री करुणामूर्ति धाम बादवासी सुमेरपुर पाली के अंदर। और मक्करमंडी माता जी का मंदिर है ये जैतारना ब्यावर के अंदर। और पलासिया धाम खंडेला सीकर के अंदर इनके अंदर भी निर्माण कार्य विकास कार्य किए जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। अभी पर्यटन के अंदर देखो स्पेशल टूरिज्म जोन एसटीजीजेड है। एसटीजेड स्पेशल टूरिज्म जोन ये खुड़ी जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। और कुलधरा में एक पर्यटक सुविधा केंद्र है ये भी विकसित किया जाएगा वहीं पर। एक ब्रज कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? आपके भरतपुर के अंदर। इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? वो है 100 करोड़ का। इसी के बाद में आगे देखेंगे हम तो शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बनेगी। शेखावाटी के अंदर कौन से जिले आते हैं? सीकर चूरू झुंझुनू ये जिले आते हैं। कितनी हवेली को यहाँ पर चिन्हित किया गया? 660 हवेली को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इनको पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट कितना एलोकेट है? 200 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसके आगे हम देखते हैं एक थार सांस्कृतिक सर्किट है। तो थार सांस्कृतिक सर्किट थार अपना पश्चिम राजस्थान के अंदर है तो पश्चिम राजस्थान के इसमें जिले होंगे जैसा कि कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर? जैसलमेर जोधपुर बीकानेर बाड़मेर और जालोर ये जिले इसके अंदर हैं। 5 जिले। एक वॉर म्यूजियम है ये झुंझुनू के अंदर बनाया जा रहा है। वॉर म्यूजियम झुंझुनू के अंदर बनाया जा रहा है। एक हो गया अपना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। ये योजना इस योजना के तहत हवाई मार्ग के से तो जो पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल के अंदर है उसकी यात्रा करवाई जाएगी 6,000 वरिष्ठ जनों की। और 50,000 वरिष्ठ जनों की एसी ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थल है वहां पर उसकी यात्रा करवाई जाएगी उनकी। ये अपना छठवां स्तंभ हो गया। अब नेक्स्ट स्तंभ है सातवां स्तंभ। सातवें स्तंभ के अंदर आप देखोगे सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन इसको लेकर के। इस पर हम देखें तो देखो सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन ये सातवां स्तंभ है। इसमें देखोगे आप एक तो प्रदेशवासियों को जो सेवाओं को सुलभ त्वरित और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म लाई जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या होगा? जैसा कि समस्त नगरीय निकाय है समस्त नगरीय निकाय में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र इनकी स्थापना की जाएगी। और आगामी वर्ष के अंदर प्रथम चरण के अंदर 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप ऐप प्लेटफॉर्म पर इनको शुरू किया जाएगा। 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ईमितर के रूप में अधिकृत किया जाएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन जो सर्विस रिफॉर्म है इनके अंदर प्रावधान किए जाएंगे आगे। और देखें तो हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी है ये लाई जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी ये पॉलिसी लाई जाएगी। ये पॉलिसी किस लिए लाई जाएगी? डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु। जैसा कि स्टेट डाटा सेंटर की विभिन्न जो सुविधाएं हैं जैसे को लोकेशन क्लाउड स्टोरेज बैकअप साइबर सिक्योरिटी आदि सेवाओं को स्टार्टअप्स एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर इनको उपलब्ध करवाने के लिए जो भी डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये है। और जो भी डिजिटल सर्विसेज है उनको नागरिकों को एकदम किफायती दर के ऊपर ये उपलब्ध हो तो इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी है ये लाई जाएगी। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य है ये थोड़ा ध्यान में रखना
कि डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, ये नागरिकों को किफ़ायती दर पर उपलब्ध हो, इसके लिए ये पॉलिसी लेकर आई जाएगी। आगे है जियो स्पेशल पॉलिसी। इसका संबंध किससे है? जियो स्पेशल पॉलिसी है, ये भी लाई जाएगी। ये देखो कि आप प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन हो गया आपका, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी, है ना? जैसे क्षेत्रों में निर्णय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल पॉलिसी है, ये लेकर आएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीएम प्रमाण। ये है सीएम प्रमाण। देखो, सीएम प्रमाण है, ये स्थापित किया जाएगा। ये किस लिए स्थापित किया जाएगा? जैसा कि आज मतलब डेटा को लेकर के, कि डेटा की इस टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे सरकार कोई भी नीति बनाए, उसके अंदर डेटा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड जन कल्याणकारी योजनाएँ, ओरिएंटेड जन कल्याणकारी योजनाओं की संरचना, एविडेंस बेस्ड नीति निर्माण, है ना? के लिए डेडिकेटेड डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी यूनिट, इसके लिए ये स्थापित किया जाएगी। सीएम प्रमाण जो है, ये स्थापित किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है ताकि मतलब पूरे डाटा हैं, ये ऑथेंटिक डाटा हो। तो इनको कलेक्ट करने के लिए फिर बाद में कोई भी डाटा बेस्ड जो आगे पॉलिसी बनेगी, जन कल्याणकारी पॉलिसी बनेगी, तो वो प्रभावी रूप से उसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा। पॉलिसी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। तो इसके लिए ये स्थापित किया जाएगा। सीएम प्रमाण है, ये स्थापित किया जाएगा। तो सीएम प्रमाण है, इसका क्या उद्देश्य है, ये देख लेना। इसके बाद में एक है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, आरआईटीआई। इसका गठन किया गया है नीति आयोग के तर्ज पर। जिस हिसाब से नीति आयोग काम करता है उसी हिसाब से, मतलब राजस्थान को एज ए विकसित प्रदेश बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नीति आयोग के तर्ज के ऊपर ही यहाँ पर आरआईटीआई रीति, इसका गठन किया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अब इसी को और सुदृढ़ करने के लिए इस बजट के अंदर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान और किया गया है, इसको और सुदृढ़ करने के लिए। ये हो गया अपना। इसके बाद में एक है मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस है, ये बनाया जाएगा। तो मरुद्रा जो राजभूमि डिजिटल एटलस है, ये बनाया जाएगा। इसका क्या काम रहेगा? ये सरकारी स्वामित्व में जो बंजर भूमि है, चारागाह है, बीहड़, चरनोट या सामलात भूमियां हैं, इन भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध हो सके। जीआईएस आधारित डिजिटल रिकॉर्ड्स इनका तैयार करने और रियल टाइम अपडेट करने के लिए मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस है, ये बनाया जाएगा, ताकि इस पूरी भूमि का है, ये पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रिकॉर्ड हो और इनका रियल टाइम इनका अपडेट भी हो। जो भी इनमें परिवर्तन हो रहा है उसका पूरा अपडेट भी इसी के ऊपर हो जाएगा। इसके लिए मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस है, ये बनाया जाएगा। एक है सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब से, ये स्थापित की जाएगी। सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी लैब से ये स्थापित की जाएगी। और इसका संचालन कौन करेगी? थर्ड पार्टी के द्वारा इसका किया जाएगा। इसका काम क्या है? जितनी भी सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हो रहे हैं, चाहे सरकारी कार्यालय हो, विद्यालय हो या विभिन्न निकाय हो या जल संसाधन से संबंधित सड़क, पेयजल परियोजनाएं, जो भी परियोजनाएं सरकार की है, ये क्रियान्वयन होती हैं। इसी के तहत सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व विस्तार संबंधी जो भी कार्य हैं, उनके समयबद्ध और निष्पक्ष गुणवत्ता की जांच के लिए, ताकि समय के ऊपर और निष्पक्ष रूप से गुणवत्तापूर्वक इनकी जांच हो सके। इसके लिए और वो भी थर्ड पार्टी के द्वारा ये संचालित होगा। सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब से इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब से। इसका उद्देश्य देख लेना क्या है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, R4C, मतलब राजस्थान हो गया, और सी साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के अंदर भी देख लो या कहीं पे भी देख लो, हम राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की काफी घटनाएं सामने आ रही है। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए ये R4C है, इसकी स्थापना की जाएगी। R4C मतलब राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी। इसी में हम आगे देखते हैं, एक है सैलरी अकाउंट पैकेज है, इसकी व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के जो भी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी हैं, उनके समग्र कल्याण हेतु। और इस विधा के अंदर 70 वर्ष तक की उम्र के जो पेंशनर्स है, उनको भी ये सुविधा इसमें शामिल दी जाएगी, किया जाएगा इनको भी। तो सैलरी अकाउंट पैकेज है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी। अब है एक, ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो मुख्यमंत्री
शिशु वात्सल्य सदन है, ये खोले जाएँगे। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन ये खोले जाएँगे। किसके लिए? जो भी राजकीय कार्यालयों के अंदर महिला कार्मिक हैं, उनको तनाव मुक्त एकदम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से। इसका उद्देश्य है जो महिला कर्मचारी है, उनको तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कि कार्यालय समय के अंदर 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के उनके बच्चे होंगे, उनको देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन है, ये खोले जाएँगे ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखभाल की जा सके। वो बेहतर रूप से अपना पूरा टाइम जो भी कार्यालय के अंदर बिता सके। इसी प्रकार से राज्य के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार तो दिए जाते हैं। उसी तर्ज के ऊपर अब स्टेट पंचायत अवार्ड्स हैं, ये भी दिए जाएँगे। तो स्टेट पंचायत अवार्ड्स हैं, ये दिए जाएँगे जो उत्कृष्ट पंचायत कार्य करेंगी, उनके लिए, ये शुरू किया जाएगा। ये अपना 7वाँ स्तंभ हो गया, जो डिजिटल रिफ़ॉर्म को लेकर के है। अब इसमें हम देखेंगे देखो डिजिटल परिवर्तन है या सुशासन है, इनसे संबंधित। इसमें एक तो नेक्स्ट जनरेशन सिटीज़न सर्विस रिफ़ॉर्म है, ये लाई जाने की घोषणा की गई। इसके अंदर जैसा कि आपका स्मार्ट सेवा केंद्र हो गया, इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा व्हाट्सएप ऐप प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर 100 सर्विस को तो इस पर आगामी वर्ष के अंदर एक प्रथम चरण के अंदर ही इसको लाया जाएगा। इसी प्रकार से मिनी ई-मित्रा के रूप में 25,000 युवाओं को है, महिला और युवाओं को इसमें अधिकृत किया जाएगा। एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी, ये लाई जाएगी। ये किसके लिए लाई जाएगी? डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों के लिए किफ़ायती दर पर ये सभी डिजिटल सेवाएँ हैं, ये उपलब्ध हो। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी है, ये लाई जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमने देखा जियो स्पेशल पॉलिसी। ये है प्रदेश में जो आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी के लिए इनमें निर्णय क्षमता में वृद्धि हो, संवर्धन के लिए जियो स्पेशल पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट लेकर के आएगी। एक है सीएम प्रमाण है, तो सीएम प्रमाण है ये मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड जल कल्याणकारी योजनाएँ हैं, ये बनाने के लिए इसका सीएम जो प्रमाण है, ये स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद में एक देखेंगे हम रीति जो नीति आयोग की तर्ज पर यहाँ पर गठन किया गया राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति। इसका गठन यहाँ पर राजस्थान में किया गया है। इसी को और सुदृढ़ीकरण करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान और किया गया है। और हम आगे देखेंगे तो एक मरुद्रा राजभूमि जो डिजिटल एटलस है ये बनाया जाएगा, ताकि रियल टाइम अपडेट करने के लिए जो डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएँगे, सरकारी स्वामित्व की जो भी भूमि है उसका। इसके लिए मरुद्रा राजभूमि डिजिटल एटलस है, ये बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद में एक सेंट्रलाइज़्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स है, इसकी स्थापना की जाएगी। तो इस लैब का इस थर्ड पार्टी के द्वारा तो संचालित होगी और जो भी सरकारी काम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, जल संसाधन, पेयजल परियोजनाओं, जितने भी काम हैं, इनको निष्पक्ष तरीके से और गुणवत्ता पर इनकी जाँच हो सके, इसके लिए ये थर्ड पार्टी द्वारा संचालित सेंट्रलाइज़्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स है, ये स्थापित की जाएगी। इसमें और आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने देखा था कि राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, R4C है, इसकी स्थापना की जाएगी। ये साइबर अपराधों से संबंधित इन पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये की गई है। सैलरी अकाउंट पैकेज है, ये बनाया जाएगा और ये सार्वजनिक जो उपक्रमों के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए है और ये सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के जो पेंशनर्स हैं, उनको भी ये इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन है, ये खोले जाएँगे चरणबद्ध रूप से। ये किनके लिए है? ये छोटे बच्चों के लिए 6 वर्ष से 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, उनके लिए होंगे। जो महिलाएँ सरकारी कार्यालयों के अंदर काम करती हैं, तो उनके जो बच्चे हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के, उनकी देखभाल के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन है, ये खोले जाएँगे। इसी प्रकार से एक हमने देखा स्टेट पंचायत जो अवार्ड है, इनके दिए जाने के भी प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। उसी तर्ज पर जैसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को, उसी तर्ज के ऊपर ये खोला गया है मतलब आगे ये इनकी व्यवस्था की जाएगी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 8वाँ स्तंभ, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण। तो ये कृषि विकास और किसानों पर इसमें बात की गई है। देखते हैं इसके लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया है। इसमें देखोगे एक तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर पानी की काफ़ी समस्या रहती है और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर तो अब दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। तो इसी के लिए अपना यमुना जल को यह हथिनी कुंड बैराज है
वहां से शेखावाटी क्षेत्र तक लाए जाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना के अंतर्गत ये काम शुरू किए जाएंगे। तो इसके लिए 32,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका प्रावधान है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर लाना है यमुना का, और हथिनी कुंड बैराज है, वहां से इसका पानी आएगा। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो, वर्तमान में सकल बोए गए जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, टोटल जो सकल बोया गया क्षेत्र है, उसका 24% भाग, 24% भाग है, यह सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल है। अब उसका वर्ष 2030 तक उसको बढ़ाकर हमें 51% किए जाने का हमारा सरकार का टारगेट है, कि सकल बोया गया जो क्षेत्र है उसमें वर्तमान में 24% भाग है, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसको 51% करना है 2030 तक। इसके लिए आगामी वर्ष में राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष के अंदर 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, और इसके लिए 1,340 करोड़ रुपए व्यय किए जाने, और 3 लाख किसानों को इसके लिए लाभान्वित किया जाएगा। मतलब 1,340 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है सूक्ष्म सिंचाई के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। इसी में हम आगे और देखते हैं, तो प्रदेश के अंदर सिंचाई सुविधाओं से संबंधित अलग-अलग जो भी कार्य हैं, चाहे कोई निर्माण बांध हो कहीं, उनका जीर्णोद्धार करना हो, है ना? पूरे राज्य के अंदर इसके लिए 11,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंदर। और राज्य में सौर पंप संयंत्रों के लिए देखें, सौर पंप संयंत्रों को प्रोत्साहन करने के लिए आगामी वर्ष के अंदर 50,000 सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ये आगामी वर्ष के अंदर 50,000 सोलर पंपों की स्थापना आगामी वर्ष के अंदर की जानी है, और इसी के तहत 1,500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मतलब 1,500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। कितने सोलर पंप की स्थापना की जानी है? 50,000 सोलर पंपों की स्थापना की जानी है ना? ये हो गया। तो इसी के अंदर हम आगे देखें, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, इसके लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए? तो इसके लिए देखा जाएगा, एक उपनिवेशन जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जितने भी समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे, जो बकाया किस्त है, उसको ये टाइम दिया गया 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक एक मुश्त ये जमा कराए जाने पर, अगर जो भी बकाया राशि है उसको एक साथ में जमा करवाते हैं, तो ब्याज में 100% छूट यहाँ पर दिए जाने की घोषणा की गई है। हालाँकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हमने शामिल कर लिया है इसको। आगे हम देखेंगे, जैसा कि विभिन्न कृषि यंत्र है, ये किसानों को उपलब्ध कराने के लिए, जैसा कि पावर टिलर है, डिस्क प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर, हैरो जो भी है, इनके लिए 160 करोड़ रुपए का यहाँ पर अनुदान दिया जाना है। इसके लिए लगभग 50,000 कृषक लाभान्वित होंगे। या 50,000 कृषक हैं, ये इससे लाभान्वित होंगे। 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, विभिन्न कृषि यंत्र है, किसानों को उपलब्ध हो, इसके लिए 160 करोड़ रुपए का इस बजट में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और आगामी वर्ष के अंदर एक और देखो, कस्टम हायरिंग सेंटर है। ये 500 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाने हैं। ये 500 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 500 कस्टम हायरिंग सेंटर है, ये बनाए जाने हैं। इसके लिए 96 करोड़ रुपए का लागत से स्थापना की जाएगी इनकी। तो आगामी वर्ष में 500 कस्टम हायरिंग सेंटर है, ये बनाए जाएंगे। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और बजट में इसके बाद में कृषि के अंदर क्या किया गया है, देखो, एक है अपना एग्री स्टेक पीएमयू है, इनका गठन किया जाएगा। एग्री स्टेक पीएमयू है, इनका गठन किया जाएगा। कृषि एवं समन्वय क्षेत्र के अंदर एआई, कृषि और समन्वय क्षेत्र के अंदर एआई का वृहद स्तर पर उपयोग किए जाने के लिए उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ कृषकों को डाटा डाटा ड्राइवन कंसल्टेंसी सर्विस है। तो इन सब के लिए ये एग्री स्टेक पीएमयू है, इनका गठन किया जाएगा, ताकि कृषि क्षेत्र के अंदर एआई को है काफी बढ़ावा दिया जाए इसके लिए। इसी प्रकार से एक है अपना नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत आगामी वर्ष में 3,300 किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट करवाई जाना इसके अंदर प्रस्तावित है। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए कृषकों को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और प्रेरित करने के लिए जैसे कि किसानों को यहाँ पर संख्या बताई गई 3300 किसान है, इनको राज्य से बाहर है विजिट करवाई जाएगी, क्योंकि जब बाहर ये देखेंगे अलग अलग टेक्निक जो अपना रहे हैं लोग तकनीकी, तो वो आधुनिक तकनीकी अपने राजस्थान के किसान है वो भी इसको अपनाएं। इसके लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम है ये, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर 3300 किसानों को रखा गया है, टोटल ये संख्या है 3300 किसानों की। ये
आपको ध्यान रखना, 3300 किसानों को इसके अंदर रखा गया है। इसमें हम आगे देखेंगे, एक है राज एम्स, जो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, राज एम्स। ये डिजिटल कृषि मिशन के अंदर कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली राज एम्स है, ये विकसित की जाएगी। इसके अंदर अगर देखें हम, तो कृषि के अंदर एआई, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी आदि तकनीकों के द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव हो, मौसम आधारित बुआई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए स्वतंत्र करोड़ रुपए का प्रावधान है। मतलब जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजरी तकनीक के द्वारा, रिमोट सेंसिंग हो गया, इनके माध्यम से सुविधाएं हैं, ये किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो इसके लिए राज एम्स है, ये विकसित किया जाएगा। राज एम्स की फुल फॉर्म है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म जो एक्रोनिम से जितने भी स्कीम्स हैं, तो या जितने भी ये स्थापित किए गए हैं, इन सब की आपको ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, किसी की भी पूछी जा सकती है। एक है उन्नत तकनीक के जो ग्रीन हाउस है, उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस है, इनके निर्माण के लिए अगले आगामी वर्ष के अंदर 4000 कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना है, प्रस्तावित है। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इनके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4000 कृषकों को ये दिया जाना है, इसमें टारगेट है। तो कृषक संख्या कितनी है? 4000 हो गए, पैसे कितने हो गए? 200 करोड़ रुपए हो गए। इसके बाद में एक और देखें कृषि के लिए, इसमें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। इस योजना के तहत गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन हेतु 90% अनुदान दिया जाएगा। 70,000 क्विंटल बीज है, ये उपलब्ध करवाया जाना है, और 50 करोड़ रुपए का इसके तहत व्यय किया जाएगा, और 3 लाख कृषकों को इसमें लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है इसके तहत? 90% अनुदान दिया जाता है। 70,000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाना, मेनली इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, 90% अनुदान इसके तहत दिया जाता है, और 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 3 लाख कृषक हैं, इससे लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से एक और देखें हम, जो राज्य में हरे चारे की उपलब्धता है, ये सुनिश्चित करने के लिए 5,000 किसानों को नेपियर घास है, ये निःशुल्क वितरण किया जाएगा। नेपियर घास का 5,000 कृषकों के लिए चारे की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, उद्यानिकी विकास के लिए, बागवानी के लिए, यहाँ पर मसाला फसल, फूल सब्जी वगैरह, इनके लिए क्या प्रावधान है? देखो, एक है यहाँ पर वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम है, वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती हेतु 5,000 कृषकों को अनुदान दिया जाएगा। इसमें 5,000 किसानों को शामिल किया गया है, और इसी के तहत आगे हम देखेंगे, और कृषकों को अनुदानित 500 सोलर क्रॉप जो ड्रायर्स है, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्यानिकी उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। तो 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स हैं, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार से एक हाईटेक नर्सरी है, इनकी स्थापना की जाएगी जोधपुर, पाली और कोटा के अंदर। तो जोधपुर, पाली, कोटा, 3 जगह हाईटेक नर्सरी है, इनकी स्थापना की जाएगी। 500 अपने सोलर क्रॉप ड्रायर्स हैं, ये किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, और वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए 5,000 कृषकों को इसके तहत अनुदानित किया जाएगा, अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अब कृषि वाले के अंदर आगे एक और देखते हैं, कृषि विपणन एवं सहकारिता। इसके लिए क्या क्या प्रावधान है? तो कृषि के विपणन के लिए या सहकारिता से संबंधित जो भी है पिलर है, इनमें क्या प्रावधान, जैसे कि एक है इसके अंदर ब्याज मुक्त मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना, इस योजना के तहत आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण, 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय है, यह प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें 35 लाख से अधिक किसान हैं, ये लाभान्वित होंगे। 25,000 करोड़ रुपए का इसके तहत प्रावधान है, और इसी के साथ में 800 करोड़ रुपए है, ये ब्याज अनुदान है, इस पर इसमें प्रावधान किया गया ब्याज अनुदान के लिए। एक हो गया, ये तो अल्पकालीन फसली ऋण के लिए हो गया। एक हो गया दीर्घकालीन सहकारी कृषि, नॉन फार्मिंग सेक्टर के हेतु जो छोटे एमएसपी है, वो अगर इसमें ऋण लेते हैं, उनके लिए 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, लगभग 26,000 किसानों को और एवं लघु जो उद्यमी है, उनको लाभान्वित किया जाएगा। जो 26,000 किसान है या लघु उद्यमी है, वो इसके तहत लाभान्वित होंगे। 5% इसमें ब्याज अनुदान मिलेगा। टोटल ऋण 590 करोड़ रुपए का इसके तहत दिया जाएगा, दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋण के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसी में हम एक आगे देखते हैं, एक मिशन राज, ये गिफ्ट है, मिशन राज गिफ्ट। इसमें देखोगे आप,
कि राज्य के विशिष्ट एग्रो जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए मिशन राज गिफ्ट है, ये स्थापित किया जाएगा। तो मिशन राज गिफ्ट है, इसका क्या उद्देश्य है, ये भी देख आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे देखते हैं हम, प्रदेश में मसाला उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से आगामी वर्ष के अंदर कुछ राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज है, इसका आयोजन किया जाएगा। ये तो मसाला उत्पादन को बढ़ावा और उसको निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से ये किया जाएगा आगामी वर्ष के अंदर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आगे वाले इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ओनियन एंड वेजिटेबल्स, ओनियन एंड वेजिटेबल्स, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर, अलवर के अंदर खोला जाएगा ये। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू, किन्नू के लिए कहाँ पर खोला जाएगा, श्री गंगानगर के अंदर। एक हो गया अपना बांसवाड़ा के अंदर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंगो, मैंगो के लिए कहाँ पर खोला जा रहा है, बांसवाड़ा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जैसा कि ओनियन और वेजिटेबल्स के लिए अलवर के अंदर हो गया, और किन्नू के लिए गंगानगर के अंदर, क्योंकि श्री गंगानगर सेक्टर साइड में ये किन्नू खूब होते हैं, तो वहीं पर खोला जाएगा। और अपना मैंगो के लिए बांसवाड़ा सेक्टर के अंदर हो गया। जिस सेक्टर में इनका उत्पादन होता है उसी सेक्टर में स्वाभाविक है ये खोले जाएंगे। इसी प्रकार से आमजन को जैविक खेती, जो जैविक कृषि उत्पाद है, ये उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर हो गया, कोटा और उदयपुर, इन 3 जगह ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की जाएगी। तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना कहाँ-कहाँ की जा रही है? जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन 3 जगह जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए इनकी स्थापना की जाएगी। हम आगे देखते हैं, इसी के अंदर पशुपालन एवं डेयरी, इस सेगमेंट में देखेंगे तो देखो, पशुपालन और डेयरी के लिए इस बजट में क्या-क्या प्रावधान है। एक तो इनके लिए जो चिकित्सालय हैं, उनको आगे क्रमोन्नत करने के लिए कुछ है। देखो, 200 ग्राम पंचायतों के अंदर, 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। पहला तो ये हो गया। तो पशु चिकित्सा उपकेंद्र कितने ग्राम पंचायतों में खोले जा रहे हैं, 200 ग्राम पंचायतों के अंदर। दूसरा हम देखें तो 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्र, जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र है 25, इनको पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये तीनों फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने हैं, 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना है, और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना है। ये इनके लिए प्रावधान किया गया है पशु चिकित्सालयों के लिए। इसमें आगे और देखते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, प्रदेश में डेयरी एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये काम करता है। अब इसकी राशि बढ़ा करके, राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपए किए जाने की इसमें घोषणा की गई है बजट के अंदर। तो ये राशि कितनी कर दी गई है, 2000 करोड़ रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये काम करता है प्रदेश के अंदर डेयरी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, इनके लिए काम करता है। तो इसकी जो पूर्व राशि 1000 करोड़ रुपए थी, उस फंड को बढ़ा करके अब 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ध्यान रखना इसको। इसमें और आगे देखें तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना है, ये योजना का, इस योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर दे रखा है तो हमें देख लेना चाहिए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना काम करती है। इसमें वर्तमान में 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है, और आगामी वर्ष के लिए इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है इस बजट के अंदर, और लगभग 5 लाख पशुपालक इससे लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना है, इस योजना के लिए इस बजट के अंदर 26-27 के बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है किसानों को, जो दुग्ध उत्पादक है उनको। और ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और दुग्ध उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना काम करती है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। अब इस प्रकार की योजना यहाँ पर बजट का हो गया 700 करोड़ रुपए, जैसे इसके लिए बजट प्रावधान कर दिया गया। इसमें एक दो इसके बारे में बता दिया कि 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। तो अब ये योजना जब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर या फिर हम योजनाएं अलग से पढ़ेंगे, तो वहां पर ये फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये उसमें ध्यान रखेंगे और वहां पर ऐड करके इनको जरूर पढ़ना है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1000 नवीन दुग्ध जो संकलन केंद्र है, इनकी स्थापना की जानी है, 1000 की। एक अलवर के अंदर 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, ये लगाया जाएगा।
इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 500 नए डेयरी बूथ है, इनका आवंटन किया जाएगा। 1000 तो नवीन जो दूध संकलन केंद्र है, इनकी स्थापना की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। अलवर के अंदर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, ये लगाया जाना है। कहाँ पे लगाया जाएगा? अलवर के अंदर। कितना प्रोविज़न किया गया है बजट के अंदर? 200 करोड़ रुपए का इसके लिए। 500 डेयरी बूथ है, इनका आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं हम, 1 लाख जो पशुपालक हैं, उनको वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद है, ये बनाने के लिए जैसे दूध, घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि को तैयार करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने को? 1 लाख पशुपालक हैं, ये संख्या याद रखनी है आपको। इसी प्रकार से पोल्ट्री जो फीड यूनिट है, ये तबीजी अजमेर के अंदर ये यहाँ पर गठित की जाएगी। ये हो गया। अब 9वाँ स्तंभ प्रारंभ करने से पहले एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं सबका। कृषि वाले का देखो, इसमें हमने देखा 8वां स्तंभ के अंदर कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण। इसमें हमने क्या-क्या देखा? देखो, पहले तो देखा हमने यमुना जल वाला, जो हथिनी कुंड, बैराज, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, वहाँ से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पानी लेकर आएँगे। 32,000 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया यमुना जल का। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर देखें तो अभी जो सकल बोया गया क्षेत्र है उसका 24% क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है। इसको 2030 तक बढ़ा करके 51% करना है, एक तो ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए 1340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष के अंदर 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई से सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए 1340 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और 3 लाख किसान है इसके तहत लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम, तो प्रदेश के अंदर जितने भी सिंचाई सुविधाएँ हैं, अलग-अलग बाँध हो गए, उनको जीर्णोद्धार करना हो गया, इन सब के लिए 11,1300 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हालाँकि ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे वाला देखोगे, सौर राज्य में सौर जो पंप संयंत्र है, इनको प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 सोलर पंप हैं, इनकी आगामी वर्ष के अंदर स्थापना की जानी है और इसके लिए 1,500 मीन्स 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना करने के लिए। आगामी वर्ष के अंदर कितने किए जाएँगे? 50,000 सोलर पंप है, ये स्थापित किए जाएँगे। कृषि कल्याण वाले इसमें देखें, तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो, एक तो हो गया 500 कस्टम हायरिंग सेंटर है, ये खोले जाएँगे। बाकी और इसके लिए 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाकी देखेंगे तो जो विभिन्न कृषि यंत्र है, वो किसानों को एक अनुदानित दर पर मिल सके, इसके लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 50,000 किसान इसके तहत लाभान्वित होंगे। एग्री स्टेट पीएमयू है, पीएमयू, इसका गठन किया जाएगा और ये जो भी एआई बेस्ड जितने भी टेक्नोलॉजी है, उनकी सुविधा किसानों को उपलब्ध हो, इसके लिए एग्री स्टेक पीएमयू है, इसका गठन किया जाएगा। एक नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम के तहत इस वर्ष मतलब आगामी वर्ष 3300 किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोज़र विज़िट करवाई जाएगी, ताकि वो नई-नई तकनीक है, ये देख कर के सीखें या उनसे प्रेरित हों, फिर वो अपने जो राज्य के किसान हैं, वो इसको अपनाएँ। इसके लिए 3300 किसानों को इसके तहत रखा गया है, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए। आगे देखेंगे, एक राज एम्स है, ये विकसित किया जाएगा, जो डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत ये राज एम्स है, ये विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जैसा कि सैटेलाइट इमेजरी तकनीकी या रिमोट सेंसिंग है, इनके द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुआई, फसल स्वास्थ्य, इन प्रकार की जो भी सुविधाएँ हैं, ये किसानों को उपलब्ध हो, इसके लिए उपलब्ध करवाने के लिए राज एम्स है, ये विकसित किया जाएगा। और हम देखें आगे, तो एक जियो हाउस पोल जो सॉरी ग्रीन हाउस पॉली हाउस है, इनके लिए उन्नत तकनीक के लिए 4,000 कस्बों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई बजट के अंदर। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90% अनुदानित करना है गुणवत्तायुक्त जो उन्नत बीज है, इनके उत्पादन हेतु और 50 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। 3 लाख किसान इसके तहत लाभान्वित होंगे। एक आप देखो कि नेपियर घास, ये निःशुल्क इसका वितरण किया जाएगा 5,000 कृषकों को। नेपियर घास का जो ताकि वो चारे की उपलब्धता, हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए। और इसमें आगे देखेंगे, एक उद्यानिकी विकास के लिए क्या किया गया, वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम है। इस पर आधारित जो खेती होगी उसके लिए 5,000 कृषकों को इसके लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। और एक होगी 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स है, ये उपलब्ध कराए जाएँगे किसानों को। एक हो गया हाईटेक नर्सरी है, इनकी स्थापना की जाएगी जोधपुर, पाली और कोटा के अंदर। तो हाईटेक नर्सरी की स्थापना कहाँ पर? जोधपुर, पाली, कोटा, यहाँ पर स्थापित की जा रही है। विपणन के अंदर देखें और सहकारिता के अंदर देखें, तो ब्याज मुक्त जो अल्पकालीन फसली ऋण है, इसके लिए 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण
और वो भी 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान व्यय का यहाँ पर प्रावधान है। दीर्घकालीन जो सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग जो सेक्टर के अंदर ऋण दिया जाता है, मतलब लघु उद्यमियों को, इसके तहत 26,000 किसान लघु लघु उद्यमी है, ये इसके तहत लाभान्वित होंगे और 590 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5% ब्याज अनुदान के ऊपर ये मिलेगा। इसी प्रकार से एक मिशन राज गिफ्ट है, इसकी स्थापना की जाएगी। ये है अपना एग्रो एग्रो जो प्रोसीड प्रोडक्ट है, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, ताकि कृषकों को बेहतर मूल्य मिल सके। तो इसके लिए मिशन राज गिफ्ट है, ये स्थापित किया गया है। एक है राष्ट्रीय स्तर पर मसाला उत्पादन को निर्यात बढ़ाने के लिए, ये कॉनक्लेव ऑन स्पाइसेज है, इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें ये आगे वाले इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना की गई, जैसे ओनियन और एंड वेजिटेबल्स की देखोगे तो अलवर के अंदर, और अपनी किन्नू की देखोगे श्रीगंगानगर के अंदर हो गया। बांसवाड़ा का देखोगे तो बांसवाड़ा में मैंगो का हो गया। एक हो गया ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की जाएगी जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन 3 जगह। अब डेयरी वाले क्षेत्र में देखें तो कुछ जैसा कि 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। 25 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को ऊपर अपग्रेड किया जाएगा, पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना है। 50 पशु चिकित्सालय, उनको प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना है। तो 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। 25 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में और 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करना है। ये आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक है जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है इस बजट में। इसमें और आगे देखेंगे तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, इसके लिए इस बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक है अपना 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे, और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, कहाँ पर खोला जाएगा, अलवर के अंदर, जिसकी क्षमता होगी 3 लाख लीटर प्रतिदिन की। 500 नए डेयरी बूथ का आवंटन किया जाना है, और वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित जो उत्पाद है, इसके लिए 1 लाख पशुपालक उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। एक पोल्ट्री फीड यूनिट है, इसकी स्थापना की जाएगी तबीजी अजमेर के अंदर, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अपना आगे 9वां स्तंभ। अपने 8 स्तंभ, 5 तो पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, और इस क्लास के अंदर आगे जो 6वां, 7वां और 8वां ये हो चुका है 3। अब 9वां और 10वां, 10वां में 1-2 फैक्ट है, और ये 9वां एक और है, बहुत छोटा सा है। अभी इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, देखो, हरित विकास एवं पर्यावरण से संबंधित है। इसमें पहले बताया गया सरकार के द्वारा कि हम 2047 तक प्रदेश के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाकर 20% कवर करना है। ये हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक राजस्थान के अंदर जो ग्रीनरी क्षेत्र है उसको 20%, इसमें राजस्थान के पूरे क्षेत्र का 20% ग्रीन कवर के अंदर शामिल कर लेंगे। इसके लिए हमने एक चला रखा मिशन हरियालो राजस्थान, ये हमारा मिशन चल रहा है। इस मिशन के तहत इस सरकार ने मतलब पीछे 19 करोड़ पौधे लगाए थे। जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ पौधे इसमें लगाए जा चुके हैं। आगामी वर्ष के अंदर हम 10 करोड़ पौधे और लगाएंगे। ये इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि मिशन हरियालो जो राजस्थान चल रहा है, कि 19 करोड़ तो हम लगा चुके हैं, लेकिन आगामी वर्ष के अंदर हम 10 करोड़ पौधे इसके तहत और लगाएंगे। आगे और देखेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान किया गया बजट के अंदर। तो इसके लिए एक नमो नर्सरी है, इनकी स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? समस्त जिला मुख्यालयों पर। तो नमो नर्सरी है, इनकी स्थापना समस्त जिला मुख्यालयों पर वहां पर की जानी है। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन है, ये विकसित किए जाएंगे। सभी पंचायती स्तर के ऊपर राजस्थान के अंदर नमो वन ये विकसित किए जाएंगे चरणबद्ध रूप से। और नमो नर्सरी की स्थापना समस्त जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। ये जो पीपीटी पीडीएफ है, ये आपको धेनिष्ठ क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी मिल जाएगी। आप वहां से इनके शॉर्ट नोट्स फिर बना लेना, या यहीं से इनको रिवीजन कर लेना। तो प्लेटफॉर्म है अपना, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है धेनिष्ठ क्लासेज, इस नाम से प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी। या फिर आप धेनिष्ठ क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर फ्री कंटेंट के अंदर ये वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हम आगे देखते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ के अंदर कुमा बायोलॉजिकल पार्क है, ये विकसित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर कुमा बायोलॉजिकल पार्क है, इसके लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से आगे देखें तो वन्य जीवों का संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र के अंदर जो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं काफी बढ़ती बढ़ती जा रही है, इनको ध्यान में रखते हुए
या इनसे निपटने के लिए एक पृथ्वी परियोजना है, ये लाई जाएगी। तो पृथ्वी परियोजना का संबंध है मेन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वन्यजीव संरक्षण के साथ, वन्यजीवों का संरक्षण तो करना ही है, इसके साथ-साथ जो संरक्षित क्षेत्र है, इनके अंदर मेन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनसे कैसे निपटा जाए या इनका बेहतर तरीके से इनको निपटने के लिए इन चीज़ों से पृथ्वी परियोजना है, ये शुरू की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो पृथ्वी परियोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है। इसके बाद में हम देखेंगे एक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसका 20 है और इसका तीसरा चरण के अंदर आगामी वर्ष के अंदर लगभग 5,000 गाँवों को 2,500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 1,10,000 कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है इस बजट के अंदर। मतलब 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लिए। 5,000 गाँव के अंदर ये किया जाना है और 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाने के लिए। ये हो गया। इसमें आगे देखेंगे तो एक लैंड बैंक मतलब भूमि बैंक बनाया जाएगा। एक ऐसा बैंक जिसमें भूमि होगी, मतलब जैसा कि कई बार क्या होता है, सरकार की जो परियोजनाएँ चल रही होती हैं या कोई भी परियोजनाएँ होती हैं, तो उसके तहत क्या होता है, वन क्षेत्र अगर उस परियोजना में शामिल हो जाता है, तो वो परियोजना रोक दी जाती है या फिर उसी के लिए दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराने में काफ़ी टाइम लगता है। तो सरकार ने इसका विकल्प निकाला है कि एक विकल्प ऐसा बन जाए कि वो क्षेत्र है, जितना उस परियोजना के अंदर वन क्षेत्र आ रहा है, उतना ही वन क्षेत्र दूसरी जगह विकसित हो जाए या पहले से विकसित करके हम तैयार रखें। इसके लिए है ये लैंड बैंक, ये बनाया जाएगा। तो लैंड बैंक है क्या, देखो इसमें परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि वन भूमि का क्षेत्र आने पर उसके लिए एक वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने में सामान्य रूप से अधिक समय लगता है। तो जिन परियोजनाओं की क्रियान्वयन करना होता है उनमें काफ़ी समय इतना समय नहीं हो पाता। इसके लिए समाधान के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर वन भूमि से 1,000 हेक्टेयर का, कितना 1,000 हेक्टेयर का ये किया जाएगा। इसमें 1,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। काफ़ी अच्छी योजना है ये। इसमें ध्यान रखना कितनी अपनी भूमि रखी गई, 1,000 हेक्टेयर ये रखी गई है। वन्य जीवों के उपचार हेतु एक बनाया जाएगा अपना स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना? जंगली जानवरों के लिए ये एक सेंटर बनाया जाएगा उनके उपचार के लिए। ये कहाँ पर? जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, कोटा और बूंदी, इन जगह बनाए जाएंगे। अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर, मतलब 6 जिलों के अंदर ये बनाए जाएंगे जो स्पेशलाइज्ड सेंटर होंगे इनके उपचार के लिए, वन्य जीवों के लिए ये खोले जाने हैं। इस बजट के अंदर ये प्रावधान है। इसी के अंदर और देखें तो हम भरतपुर, सांबर, जयपुर और मीठड़ी कुचामन, ये 3 जगह हैं। इन 3 जगह भी स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, ये पक्षियों के लिए, पक्षियों के इलाज के लिए भरतपुर के अंदर सांबर, जयपुर और मीठड़ी कुचामन, ये 3 जगह है। यहाँ पर क्या है कि प्रवासी पक्षी खूब आते हैं। अपना केवलादेव गणापक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, सांबर झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो सांबर झील का क्षेत्र है, जैसे कि मीठड़ी कुचामन हो गया वहाँ पर, और केवलादेव गणापक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके ये अपना भरतपुर के अंदर हो गया, और सांबर जयपुर है। वहाँ पर तीनों जगह ये पक्षी ट्रीटमेंट स्पेशल सेंटर है, ये बनाए जाएँगे। ये ध्यान रखना है। एक हो गया बनेड़ा शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा में इको पार्क, एक इको पार्क विकसित किया जाएगा बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक टोडा राय सिंह टोंक के अंदर नेचर पार्क बनाया जाएगा। ये 2 चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो नेचर पार्क कहाँ बनाया जाना है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। इको पार्क कहाँ बनाया जाना है? बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर नेचुरल फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग के लिए की स्थापना की जाएगी जो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर है उसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? जोबनेर जयपुर के अंदर, कर्ण नरेंद्र कृषि जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर ये की जाएगी, ताकि फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को जैविक और प्राकृतिक नियंत्रण की विधियों के तहत इनसे प्रशिक्षण दिए जाने के लिए ये बनाया जाना है। इसके बाद में और देखें तो एक है कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट है, इसकी स्थापना की जानी है। कहाँ-कहाँ पर? तो ये कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट है, एक तो नगर निगम जयपुर के अंदर है और एक जोधपुर के अंदर, और ये पीपीपी मोड के आधार पर इसकी स्थापना की जाएगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, या बायो वेस्ट है, इसको पर्यावरण अनुकूल इसका उपयोग हो सके,
है ना? दोनों चीज़ इसमें एक साथ में सज जाएगी। इसके लिए नगर निगम जयपुर के अंदर और जोधपुर दोनों के अंदर पीपीपी मोड पे होगा ये, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इनकी स्थापना होनी है। ये इंपॉर्टेंट है कौन-कौन सी जगह किए जाने हैं। इसी प्रकार से हम आगे और देखते हैं, एक है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए इसमें। प्रदूषण की रोकथाम हो, पर्यावरण संरक्षण हो, इसके लिए एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर के अंदर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। एक यहाँ पर दे रखा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला, ये बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर में, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के नियंत्रण क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये है एक जो अपना राजस्थान का एनसीआर के अंदर जो क्षेत्र आता है, वहां पर लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है ये। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये स्थापित किए जाएंगे। एनसीआर के अंदर कौन कौन से एनसीआर से क्षेत्र आते हैं उनमें जगह देखो, थानागाजी के अंदर, एक तो अलवर के अंदर, एक बहरोड निमराना कोटपुतली का क्षेत्र हो गया, निमराना कोटपुतली, सॉरी, हाँ, अलवर के अंदर तो थानागाजी के अंदर है, स्थापित किया जाएगा। और बहरोड निमराना, ये दो जगह है यहाँ पर कोटपुतली बहरोड के अंदर। और तिजारा, खेड़तल तिजारा है, उसके अंदर तिजारा क्षेत्र है वहां पर। और भरतपुर के अंदर बयाना में ये क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। एक ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बजट के अंदर क्या प्रावधान किया गया है? इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित की जाएगी अपनी इसमें। जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। एक कुछ जगह ये नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर, इन जिलों के अंदर नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन है, ये स्थापित किए जाने हैं। इनके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। पैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जगह कौन कौन सी जगह किया जा रहा है ये थोड़ा देख लेना। एक है अपनी ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है, ये संचालित किया जाएगा। ये किसके लिए होगा? विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए। कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर, ये चयनित विद्यालयों के अंदर ग्रीन स्कूल प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। तो ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है, कहाँ पर ये संचालित किए जाएंगे? प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालयों के अंदर ये होंगे, विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। इसमें बता रही है सरकार की नगरीय निकायों हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये लेकर के आएगी, है ना? ये अब आगे और देखते हैं हम, एक कार्बन क्रेडिट पायलट पायलट प्रोजेक्ट है, ये चलाया जाएगा। ये किसके लिए होगा? कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट है, ये किसानों के लिए है कि उनको कार्बन क्रेडिट दिलवाकर उनको प्रोत्साहन राशि मिल सके, कि वो अपनी कृषि जो अपनी क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र है, उसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री करें या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए ये कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट है, ये चलाया जाना है। एक है अपना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ये इसका निर्माण हाइब्रिड जो एन्युटी मॉडल एचएम है, मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएम, इस पर किया जाएगा सीईटीपी इसका निर्माण। जो भी, एक तो क्या है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उनसे बाहर जो भी उद्योग स्थापित है उनके लिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसका समुचित उपचार हो, इसके लिए सीईटीपी का निर्माण किया जाना है। हाइब्रिड जो एन्युटी मॉडल है एचएम, इसके तहत इसका किया जाएगा। ये जो मॉडल है अलग अलग, जो पीपीपी मॉडल हो गया, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हो गया, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम इनको विस्तार से देखेंगे सबको। इसके अंतर्गत बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर सीईटीपी निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है, ये देख लेना। अब हम 10वें स्तंभ के अंदर एक दो फैक्ट है वो और देख लेते हैं, फिर बाद में एक बार इनको लास्ट वाले को रिवीजन कर लेंगे। देखो 10वां स्तंभ में 2047 तक हमने टारगेट रखा है 4.3 ट्रिलियन डॉलर राजस्थान की अर्थव्यवस्था बनाने का। अब इसमें देखोगे, बजट में इसमें बताया हुआ है कि कृषि बजट के अंदर प्रावधान है, ये गत वर्ष की तुलना में 7.9% की वृद्धि की गई है। जो कृषि बजट का प्रावधान है, पिछले वर्ष जितना प्रावधान था उससे 7.59% की। ये पूछा जा सकता है कि कितना एलोकेट हुआ कृषि बजट के अंदर, पीछे वाले से 7.59% इसमें वृद्धि की। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर के अंदर 25-26 में 11.15% की वृद्धि की गई है। ये इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने फैक्ट्स हैं
ये पूरे बजट के इन 2 क्लासों के अंदर शामिल किए हैं। इनसे संबंधित एमसीक्यूज़ हैं, ये भी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा, या आप मेरा जो धेनिष्ठ क्लासेस प्लेटफ़ॉर्म अपना ऐप है, उस पे भी जाकर के फ्री कंटेंट के अंदर वहाँ से देख सकते हो। और वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। और साथ में ही जो एप्लीकेशन अपना प्लेटफ़ॉर्म ये टेलीग्राम है धेनिष्ठ क्लासेस, उसके ऊपर भी मैं इनको डाल दूँगा। एक बार हम लास्ट वाला जो 9वाँ और 10वाँ है, इनको हम दोनों स्तंभ को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, सरकार का उद्देश्य है 20% ग्रीनरी के अंदर राजस्थान के क्षेत्रों को कवर करना। मिशन हरियालो राजस्थान है। इसके लिए अपना 19 करोड़ पौधे लगाए लगाए जा चुके हैं और 10 करोड़ हम आगामी वर्ष के अंदर लगाएँगे। इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 10 करोड़ पौधे और लगाएँगे हम। एक नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर? समस्त जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। एक हमने नमो वन विकसित किए जाएँगे, कहाँ-कहाँ पर विकसित किए जाएँगे? प्रत्येक पंचायती स्तर पर किए जाएँगे। कब तक किए जाएँगे? ये चरणबद्ध रूप से किए जाने हैं। ये हो गया। इसी प्रकार से एक कुंभा बायोलॉजिकल जो पार्क है, ये विकसित किया जाएगा। ये कहाँ पर विकसित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर विकसित किया जाएगा। एक पृथ्वी परियोजना है, ये लेकर के आएगी गवर्नमेंट। इसके लिए कितना प्रावधान किया गया? 500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या है? जो वन्यजीव का संरक्षण के लिए, और साथ में जो संरक्षित क्षेत्रों के अंदर मैन और एनिमल मतलब मनुष्य और आदमियों का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनसे कैसे निपटा जाए या उनको बेहतर निपटान के लिए ये परियोजना लेकर के आ रही है सरकार। पृथ्वी परियोजना, एक मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन अपना अभियान है, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बनाए जाने उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5000 गाँव के अंदर 1,10,000 कार्य इसके तहत करवाए जाएँगे। एक लैंड बैंक है, ये बनाया जाएगा। ये किसके लिए बनाया जाएगा? कि जो जितनी भी परियोजनाएँ होती हैं, उन परियोजनाओं के अंदर अगर वन भूमि आती है, तो उसके लिए वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए ये लैंड बैंक बनाया जा रहा है। इसके अंदर कितनी भूमि रखी जा रही है? गैर वन भूमि से 1000 हेक्टेयर के अंदर ये विकसित किया जाएगा। ये हो गया। हम आगे और देखते हैं, वन्य जीवों के उपचार के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जो वाइल्ड एनिमल है, ये बनाए जाए खोले जाएँगे। कहाँ-कहाँ पे खोले जाएँगे? अलवर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर, इतनी जगह खोले जाने हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए भी कोई प्रावधान किया है इसमें, वो भी है। देखो, इसमें 3 जगह है, भरतपुर के अंदर, सांबर जयपुर के अंदर, मीठड़ी कुचामन। जिस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए उन पक्षियों के ट्रीटमेंट के लिए सेंटर खोले जाएँगे। 3 जगह हैं, भरतपुर, एक सांबर जयपुर हो गया, एक मीठड़ी कुचामन हो गया, यहाँ पर खोले जाने हैं। इसी के बाद में एक है बनेड़ा सापुरा भीलवाड़ा के अंदर इको पार्क है, ये विकसित किया जाएगा। तो इको पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? बनेड़ा सापुरा भीलवाड़ा के अंदर। और नेचर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। एक अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर नेचुरल फार्मिंग, इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है अपना जोबनेर जयपुर के अंदर, उसमें किसानों को जैविक और किसानों को मतलब जैविक तथा प्राकृतिक नियंत्रण की विधियों से प्रशिक्षित किए जाने के लिए ये खोला जा रहा है। एक अपना जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इनकी स्थापना की जानी है। किसके लिए की जानी है? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके और बायो वेस्ट है, इसको पर्यावरण अनुकूल इसका उपयोग किया जा सके। कौन सी जगह ये खोले जाए स्थापना की जाएगी इनकी? एक तो नगर निगम जयपुर के अंदर और जोधपुर, दोनों की जगह। पीपीपी मॉडल के ऊपर ये विकसित किए जाएँगे। इसके बाद में हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट में और प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए? इसके लिए एक तो जोधपुर के अंदर अपना एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये स्थापित किया जाना है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर की जाएगी। एनसीआर जो क्षेत्र है, उसके अंदर 20 करोड़ की लागत से कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, ये स्थापित किया जाएगा एनसीआर क्षेत्र के अंदर। ये ध्यान रखना है। जो राजस्थान का क्षेत्र उसमें शामिल आता है। एक ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित किया जाएगा, किसमें? राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके अंदर। एक नॉइज़ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँगे राजस्थान के अंदर कुछ। जैसा कि एक तो जयपुर के अंदर, जोधपुर में कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया। यहाँ पर ये स्थापित किए जाने हैं। इसके बाद में एक ग्रीन स्कूल प्रोग्राम है, ये चलाया जाना है। ये किसके लिए चलाया जाएगा? ये विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। कहाँ-कहाँ पर खोले जाएँगे? प्रत्येक जिले के अंदर इनको चयनित विद्यालयों के अंदर ये खोले जाने हैं। एक सरकार बता रही है बजट के अंदर कि नगरीय निकाय होते सॉलिड
वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये लेकर के आएँगे। ये जितने भी इसमें पॉलिसी या कार्यक्रम है, ये संचालित किए जाएँगे, ये आगे आने वाली जो 1 साल तक नेक्स्ट बजट आएगा तब तक ये काफ़ी बार जब इन पे काम होगा, तो ये चर्चा में ज़रूर आएँगे। तो एग्ज़ाम के लिए सब के सब इम्पोर्टेंट है। इनके लिए हम जब नहीं आएँगी तो हम विस्तार से और पढ़ेंगे उस टाइम। एक कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट है, ये चलाया जाएगा। ये किसके लिए चलाया जाएगा? कि किसानों को एग्रो फॉरेस्ट हो गया, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, इनके लिए प्रेरित करने के लिए, ताकि उनको एक प्रोत्साहन राशि मिले और इसके लिए प्रेरित हो। इसके लिए ये राज्य के अंदर पहली बार ये चलाया जाएगा कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना है। एक हो गया अपना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सीईटीपी, इनका निर्माण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, इसके आधार पर किया जाएगा। सीईटीपी का निर्माण इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये किसके लिए काम करेंगे? ये जो औद्योगिक क्षेत्र से बाहर जो उद्योग है और उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इसका समुचित उपचार के लिए ये किया जाना है। 10वें स्तंभ के अंदर एक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हमें मजबूत अर्थव्यवस्था का हमारा टारगेट है 2047 तक, ये बताया गया है। और जो कृषि बजट है, पिछले बजट की तुलना में इस बार 7.9% उसमें वृद्धि की गई है। और सर्विस सेक्टर के अंदर वार्षिक देखें तो 25-26 के अंदर 11.15% इसे ये बढ़ करके 11.15% हो गया। ये पूरा बजट है, ये मैंने कंप्लीट 2 क्लासों में किया है। और इनके जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर के आऊँगा। चैनल को आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।